कभी भी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में 1 लाइन का या 2 लाइन का प्रश्न पूछेगा। एग्जाम में तो पूरा बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन होगा। पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ करके उसके मर्म यानी रिजल्ट तक पहुंचना एक थोड़ा कठिन टास्क तो वही है। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि हम एजम्पशन कैसे निकालते हैं, अगर हमें पता हो कि हम तर्क को कैसे समझेंगे या निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, तो मुझे लगता है चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान होंगी। तो जो प्रश्न था, क्या लव मैरिज अरेंज मैरिज से बेहतर होती है, उस कंडीशन में आपको सोचते वक्त यानी जब आप पैरा पढ़ रहे होंगे तो पूछेगा ना कौन सा तर्क सर्वाधिक प्रबल है या कौन सा तर्क सर्वाधिक मजबूत है, या लेखक की नजर में इस प्रश्न का कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तार्किक आंसर हो सकता है, उत्तर हो सकता है। इन सब का मतलब एक ही हुआ, जहां तर्क शब्द का इस्तेमाल करेगा वो तर्क में आएगा। तो तर्क देते वक्त या तर्क फाइंड करते वक्त हमेशा बैलेंस बने रहना। जैसे कुछ लोग एक्सट्रीम होंगे, जैसे कोई किसी से प्यार कर रहा होगा तो वो कहेगा दुनिया में लव मैरिज से बेहतर कुछ नहीं होता। जिसके जीवन में कुछ नहीं होगा वो कहेगा अरेंज मैरिज सबसे बेहतर होती है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ना तो अरेंज मैरिज पसंद है ना ही लव मैरिज पसंद है, बाबागिरी पसंद है। सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। लेकिन हम आंसर देते वक्त, यूपीएससी में आंसर देते वक्त परफेक्ट बने रहेंगे, यानी बैलेंस बने रहेंगे, संतुलन बना रहे। आपके मन में क्या आता है वो बड़ा इशू नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन यानी पूरा चार्ट क्या कहता है ये इशू होगा। ठीक है, तो आपको ये बताऊं कि अगर उन दोनों का, चूंकि मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों में बोल दिया था, मैं दूसरा प्रश्न देने जा रहा हूं, उसके पहले पक्ष विपक्ष दोनों में बोल दिया था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बैलेंस आंसर क्या होगा, तो एक फिल्म की एक लाइन है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बैलेंस बने रखना है। कभी किसी को लगता है ये डायरेक्शन अच्छा है, ये डायरेक्शन अच्छा नहीं, किसी को लगता है ये डायरेक्शन अच्छा है, ये डायरेक्शन अच्छा नहीं। अब मैं आपको एक अगला प्रश्न देता हूं, क्या एकल परिवार, एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से, संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली, परिवार से अच्छा होता है? अच्छा होता है। हां तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? यह है प्रश्न हमारे सामने। मैं समझता हूं आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एकल परिवार और संयुक्त परिवार को लेके। एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है? एकल परिवार का मतलब हम दो हमारे दो, संयुक्त परिवार का मतलब हम दो हमारे ऊपर भी दो, हमारे नीचे भी 4, उसके नीचे भी 10। मतलब दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, है ना, आप, आपके बच्चे, परिवार, मतलब जैसे कहते हैं ना भरा पूरा परिवार। ये क्या है? ज्वाइंट फैमिली है। एकल फैमिली में क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो एकल फैमिली है। दोनों के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मतलब गुण है, और दोनों के अपने अवगुण भी हैं। अब गुण और अवगुण की बात शुरू करते हैं। एकल परिवार अगर है और परिवार पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम होना, तो उनके जीवन में दुविधाएं आएंगी ही आएंगी, परेशानियां आएंगी आएंगी। किस बात को लेके? सुरक्षा को लेकर के। जैसे किसी मोहल्ले में आप रह रहे हो, है ना, एक ब्रदर हो, एक सिस्टर हो, मम्मी पापा हो, और किसी मोहल्ले में आप रह रहे हैं, तो हमेशा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब या तो मम्मी आईएएस हो, पापा आईपीएस हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, या मम्मी जो है हाउस वाइफ हो और पापा आपके मिनिस्टर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये रेयरेस्ट केस में होता है। जनरली न्यूक्लियर फैमिली होती है तो सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंताएं रहती है। न्यूक्लियर फैमिली के फायदे भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली में अगर आपको पढ़ने जाना है, मान लिया आपको बंगलुरु पढ़ने जाना है, दिल्ली पढ़ने जाना है, तो आपको बहुमत नहीं जुटाना पड़ेगा। जैसे डेमोक्रेसी होती है ना,
संयुक्त परिवार होगा तो बहुमत होगा, पता चला 10 लोग तैयार हैं, 3 लोगों ने अपना वीटो लगा दिया, ना ना ये घर से बाहर नहीं जाएगा या ये घर से बाहर नहीं जाएगी, तो संयुक्त परिवार में वीटो लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और जनरली होता भी यही है। एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में जो मम्मी का वोट है वो ऑलरेडी आपके साथ होता है, यानी आप जो भी करेंगे मम्मी उसमें दस्तखत कर देंगी। अच्छा, मम्मी का पावर इतना होता है एकल परिवार में, जो सिंगल फैमिली होती है ना, आप कभी भी देखना जितनी न्यूक्लियर फैमिली होगी वहां सबसे पावरफुल जो पोस्ट होती है मम्मी की। अब पता चला अमेरिका ही आपके साथ खड़ा है, तो आप कोई भी प्रस्ताव पारित कराएंगे, अमेरिका उस पर दस्तखत मारेगा और ब्रिटेन से कहेगा चलो साइन कर दो, है ना। तो होता क्या है, एकल परिवार की सबसे पावरफुल होती है मम्मी, तो आपको कोई भी निर्णय या कोई भी प्रस्ताव पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको मम्मी को कन्विंस करना, और मम्मी लगभग सबकी कन्विंस ही होती है। अब ये नहीं कि आप हत्या करने जा रहे हैं या डकैती करने जा रहे हैं या चोरी करने जा रहे हैं, इसमें तो साथ नहीं देंगी। इसके अलावा अगर आप फ्रीडम से रिलेटेड या अपनी कोई इच्छाओं से रिलेटेड आप कोई बात कहोगे तो मुझे लगता है मम्मी का वोट सबके साथ होता है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मम्मी पावरफुल तो होती है पापा तक, उसके ऊपर नीचे उनका पावर नहीं चलता, और अगर घर वाले जान गए कि मम्मी इसमें ज्यादा प्रेशर दे रही हैं तो घर के जो अन्य लोग हैं, अन्य कंट्रीज हैं, वो अपने वीटो का इस्तेमाल कर देंगी, प्रस्ताव पारित नहीं होने पाएगा। तो एकल परिवार में आप कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित करा सकते हैं। दैट मीन्स कि स्वतंत्रता अधिक होती है पर सुरक्षा कम होती है। ज्वाइंट फैमिली में सुरक्षा ही सुरक्षा है। अगर ज्वाइंट फैमिली हो, फैमिली में 10-15 लोग हों, सबके नाम खतरनाक खतरनाक तरीके से रखे हों, तो उस घर के महिला पुरुष सबको सुरक्षा है। क्यों? वो जैसे जानेंगे ये वो उस फैमिली से हैं जिस फैमिली में 70 लोग रहते हैं, तो हर व्यक्ति डरता है आज के टाइम में क्राउड से। तो ज्वाइंट फैमिली जो होती है वो हमें सुरक्षा ज्यादा देती है। न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार जो होता है वो हमें स्वतंत्रता ज्यादा देता है, और ऐसा होता भी है। एकल परिवार में खाने पीने की स्वतंत्रता, संयुक्त परिवार होगा, मान लीजिए 40-50 लोगों का भोजन अगर एक जगह बनेगा, तो घर की जो महिलाएं हैं या जो लोग खाना बनाने वाले हैं वो कैसे खाना बनाएंगे? बहुत टेस्टी तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि पूरा भंडारा वाला सिस्टम होगा। पर न्यूक्लियर फैमिली होगी, थोड़ा सा बनाना है, मम्मी अच्छे से इसलिए बना देंगे, एक तो उनके हस्बैंड को खाना है और 2 उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको खाना है। तो महिला है बना रही, हस्बैंड से भी प्रेम होता है कि अच्छा खाना खाए और बच्चों से भी होता है। ज्वाइंट फैमिली में जिसकी ड्यूटी होगी वो थोड़ा सा प्रेशर होगा। अब सवाल यह है कि यहां से हमने 2 बातें सीखी। पहला, एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक होती है। यह एक मजबूत तर्क है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अब याद रखना, एकल परिवार में एक बच्चा लिख रहा है 40 लोगों में अगर किसी का मैगी खाने का मन किया तो फिर रोजी उसको मैगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें 40 में एक आध ऐसा होगा जो विरोध करेगा कि मैगी जाके इसके लीवर को डैमेज कर देगा। तो उसकी आत्मा भले डैमेज हो जाए पर घर वाले उसका लीवर डैमेज नहीं होने देंगे, है ना। तो एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक होती है। अब ध्यान देना, मैंने ये नहीं लिखा है एकल परिवार में ही स्वतंत्रता होती है, कई बार संयुक्त परिवार में भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन अधिक होती है किसमें? एकल परिवार में। संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक होती है। दैट्स क्लियर। दूसरा, संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक होती है। अगर परिवार संयुक्त है और परिवार में 15, 20, 25 लोग एक साथ रह रहे हैं और उस घर की कोई लड़की मोहल्ले से गुजर रही है या कहीं से गुजर रही है, तो लोग उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी वाली हरकत नहीं करते, कोई भी कमेंट नहीं करते। क्यों? उनको पता है 10-15 लोग आके पीट देंगे। तो कई बार अगर वो मतलब चाहे भी कि कोई हमारा परिचित बन जाए तो कोई परिचित बनने को तैयार नहीं होता।
कारण क्या, सुरक्षा अधिक होती है। तो संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक होती है। आप आनंद के साथ पढ़ते रहे, पर दो बातें याद रखिए, मैंने दोनों जगह अधिक शब्द का इस्तेमाल किया है। अधिक का मतलब तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि एकल परिवार में सुरक्षा नहीं होती। मान लिया पापा सांसद है, अकेला ही है पर सांसद है, विधायक है, आईपीएस है, आईएएस है, तो पावरफुल है ना, फिर उनको सुरक्षा की क्या जरूरत होगी। फिर भी एकल परिवार में स्वतंत्रता अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, संयुक्त परिवार की अपेक्षा। और संयुक्त परिवार में सुरक्षा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, एकल परिवार की अपेक्षा। तो यदि ये दोनों तर्क दिए हो तो इसका मतलब यह हुआ कि बोथ आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों आर्गुमेंट क्या है, मजबूत तर्क की श्रेणी में आएंगे। मैं समझता हूं कि लगभग अब आप ये समझ चुके हो कि तर्क को कैसे किया जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको एजम्पशन पूरा समझा दिया था कई एग्जाम्पल दे करके, और मुझे लगता है आप समझ गए थे कि एजम्पशन को कैसे निकालना है। मुझे लगता है कल लव मैरिज वाले से और ये संयुक्त परिवार वाले से आप ये समझ गए कि आर्गुमेंट कैसे मजबूत हो सकता है। अब मैं सीधा प्रश्नों पे चलता हूं, एक एक करके प्रश्न आपके सामने आएंगे, आपको अपना चमत्कार दिखाना है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अब आप समझो, आंसर के बारे में आप जान लो। जैसे कथन दिया है, दो तर्क दिए हैं, आंसर क्या क्या हो सकता है। पहला का मतलब पहला तर्क मजबूत है। दो नंबर का मतलब हुआ दूसरा मजबूत है। ठीक है, दोनों मजबूत हैं तो आप लिख सकते हैं दोनों सही, और अगर दोनों कमजोर हैं तर्क तो आप लिखोगे दोनों नहीं। ध्यान सुनो, पहला अगर आपको मजबूत लगता है पहला लिख दिया या फर्स्ट लिख दिया, मान गया। सेकंड मजबूत लगता है तो दूसरा या सेकंड लिख दिया तो मान लेंगे। अगर आपको लगता है बोथ आर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, दोनों मजबूत हैं, तो आप दोनों लिखना। और आपको लगता है दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बोथ नॉट या दोनों नहीं, आप ये आंसर दे सकते हो। आराम से देखो और सोचो, क्या भारत को बिल्कुल भी सैन्य बल नहीं रखना चाहिए, मतलब भारत के पास कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं होनी चाहिए। अब इसके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हो रहा है, नहीं, विश्व में अन्य देश अहिंसा में विश्वास नहीं करते, ये एकदम कमजोर तर्क है। सैन्य बल जो होता है वो हिंसा के लिए नहीं होता। अब यही तो समझदारी की बात है ना, सैन्य बल सुरक्षा के लिए होता है, और सुरक्षा हिंसा में नहीं आती। सुरक्षा का जो मतलब दायरा है वो हिंसा और अहिंसा के बीच नहीं है। हिंसा अलग बात है, अहिंसा अलग बात है, और सेल्फ डिफेंस यानी स्वतः की सुरक्षा करना अलग बात है ना। तो अन्य देश अहिंसा में विश्वास नहीं करते, तो अन्य देश अहिंसा में नहीं विश्वास करते, उनसे हमको क्या लेना देना। एक बहुत कमजोर तर्क है। दूसरा, हां, बहुत से भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं। अगर भारतीय अहिंसा में विश्वास करते हैं तो इसका फिर क्या मतलब हुआ कि वो सुरक्षा नहीं करेंगे अपनी। पहला वाला इसलिए कमजोर है क्योंकि वो बहुत से देश, विश्व में अन्य देश, उसने तुलना किससे कर दिया, अन्य देशों से। मिलिट्री सुरक्षा का इशू अन्य देश से नहीं है, अन्य देश से तुलना नहीं करनी है। सुरक्षा तो व्यक्ति की अपनी जरूरी है ना, घर में भी हम ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो यहां चूंकि अन्य देश इस्तेमाल कर दिया इसलिए कमजोर तर्क है, और इसमें कहा बहुत से भारतीय हिंसा में विश्वास करते हैं, इसलिए कमजोर तर्क है, क्योंकि मिलिट्री रखना न रखने का हिंसा से कोई लेना देना नहीं। सो दोनों तर्क कमजोर की श्रेणी में आएंगे, बोथ नॉट। ठीक है, बोथ नॉट। अब चलो इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, देखिए
क्या भारत में, क्या भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत को बहुत से पश्चिमी देशों की भांति व्यापक तेल भंडार का विकास करना चाहिए? यह बात उसने कही है। याद रखना, कथन में हम किसी भी शब्दावली पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क कहां होगा? तर्क में। अब देखो, नहीं, विदेशी मुद्रा की बड़ी मात्रा को जाम करने तथा धन को निष्क्रिय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह एकदम कमजोर तर्क है। हां, यह अनदेखी परिस्थितियों की वजह से तेल मूल्यों में अचानक होने वाली वृद्धि के झटके को झेलने में भारत की मदद करेगा, बिल्कुल। सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। सब लोगों ने तो लिखा है, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, ये देखो, ये बहुत बढ़िया है। यहां पे एक लाइन बोल रहा है, क्या कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है? तो दो बातें, एक तो इसको हम आर्गुमेंट में पढ़ेंगे, दूसरा इसी से आपको अप्रोच लेना है किसका? एस्से का, निबंध का। आपने अगर सुना हो और नहीं सुना है तो आज सुन लें। आजकल जो यूपीएससी निबंध पूछता है वो कहता है भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। कितनी बढ़िया लाइन है ना, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। एक और था, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, प्रसन्नता ही मार्ग है। एक और था, बहुत पहले आया था, कि जब धूप खिली हुई हो तभी छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ जब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो। कई बार क्या करते हैं लोग, एनालिसिस नहीं कर पाते। 2-3 वर्ष पहले एक निबंध आया था कि जब धूप खिली हुई हो तो छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। यूपीएससी का निबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, सब कुछ ठीक कैसे? मम्मी पापा मजबूत हो, आपके सपोर्ट में है, आप भी अभी नौजवान हो, आपके शरीर में खून तेज दौड़ रहा हो, परिस्थितियां आपकी अनुकूल हो, तो अपने छप्पर की मरम्मत करने, छप्पर का मतलब होता है भविष्य। उसी तरह एक प्रश्न आया था, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ लाइफ, गणित जीवन का संगीत है। तो आजकल ऐसे यूपीएससी पूछता है। तो जैसे ये है, क्या कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है? यहां पेन और तलवार की तुलना नहीं की जा रही, यहां उनकी उपयोगिता की बात कही जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हां, लेखक व्यक्तियों की सोच को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल, यह मजबूत आर्गुमेंट है और यह सच भी है। जो राइटर होते हैं, लेखक, उन लोगों के दिमाग को प्रभावित तो करते ही हैं। जैसे हम देश दुनिया के बारे में जैसे कोई नैरेटिव बना लेते हैं ना कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो क्या होता है? न्यूज राइटिंग, संपादकीय जो आर्टिकल्स आता है, तो लेखक हमेशा व्यक्तियों को सोच को प्रभावित करते हैं। ये मजबूत तर्क है पहला। दूसरा, नहीं, शारीरिक बल की सहायता से, पहली बात शारीरिक बल बोल दिया तो ऐसे भी गलत हो गया। एक व्यक्ति सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो सेकंड वाला तो नॉन सीरियस टाइप का लग रहा है ना, देखने में ही लग रहा है नॉन सीरियस टाइप का है। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट, एक बच्चा लिख रहा है वो कि सर इसमें ऑथर की बात कहां कही है? ऑथर की बात नहीं कही है बच्चा। कलम जो होती है वो लेखनी की प्रतीक है और तलवार जो है शक्ति की। कलम जो है लेखनी की प्रतीक है और तलवार किसकी? शक्ति की। प्रश्न को जब स्टेटमेंट आप पढ़ें तो उसको ध्यान से देखें, सोचें कि कलम का मतलब यहां पेन से नहीं है जो आप घर पे रखे हो। उस हिसाब से फिर तलवार ही मजबूत हुई, क्योंकि कोई अगर आपको यहां अटैक कर दिया, आपकी जान लेने लगा, तो आप पेन से तो उसकी हत्या, अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाओगे, तलवार से कर लोगे। तो यहां तलवार और कलम के परिप्रेक्ष्य में नहीं, कलम का मतलब होता है लेखनी।
समझ रहे हो, कम्युनिकेशन। और तलवार किसकी प्रतीक है? शक्ति की। कैसी कैसी शक्ति? जबरदस्ती वाली शक्ति। तलवार जबरदस्ती वाली शक्ति का प्रतीक है। और कलम किसकी? लेखनी की, भाषा की। तो लेखनी और भाषा से लोग प्रभावित तो होते ही हैं। यही बात है, यहां लेखक की बात नहीं कही गई है। यह प्रश्न देखिए, चलिए मैं बताता हूं। कथन में लिखा, क्या भारत में चुनाव से पूर्व चुनाव के संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले जनमत सर्वेक्षणों पे प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? ये पूछ रहा है। अब आपको अब ऐसे दिमाग नहीं लगाना, आपको बस तार्किक तौर पे सोचना है। पहला तर्क क्या कहता है? हां, यह मतदाताओं की सोच और चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल यह बात सही है। जैसे जो वोटर होता है ना, मतदाता, मान लो 5 साल से कोई सरकार है और जिन लोगों ने, जिस स्टेट ने या जिस देश ने मतलब सरकार चुनी है, उन मतदाताओं को लगता है कि हम जिन अधिकारों या जिन सपनों या जिन आकांक्षाओं की वजह से मैंने सरकार को चुना था, अब मेरी वो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। अधिकतम वर्ग नाराज है। लेकिन एकाएक चुनावी सर्वेक्षण आता है कि एक पार्टी बम्पर सीटों के साथ फिर से सरकार बना रही है या जीत रही है, या जो विपक्ष है उसके बारे में आता है कि जो विपक्ष है इस बार बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। आप यकीन करें, मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता ही होता है। कैसे प्रभावित होता है ये हम अवधारणा में भी सीख चुके हैं, है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि यह व्यक्तिगत संपत्ति है, क्या है? यह व्यक्तिगत संपत्ति है, यहां पर अतिक्रमण करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये केवल दीवार पे लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत संपत्ति हो तो उसने घोषित कर दिया, कानूनी कार्रवाई करने से लोग डरते होंगे, उनके दिमाग में बात आई। यानी लिखवाने वाले ने सोचा कि जब कोई इसको पढ़ेगा तो उसका दिमाग प्रभावित होगा। तो ये सामान्य सी बात है कि जो पॉपुलेशन होती है डेमोक्रेसी में, जो लोग होते हैं वो इन बातों से प्रभावित होते हैं। फिर उनको क्या लगता है कि जब सरकार बन ही रही है तो बन जाने देते हैं। समझ रहे हो? तो सर्वेक्षण का प्रभाव तो पड़ता ही है। दूसरा, नहीं, इस तरह के सर्वेक्षण, यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस तरह के सर्वेक्षण पूरे विश्व में, जैसे उसने दूसरे से तुलना कर दिया पूरे विश्व में, तो क्या हो गया? ये कमजोर हो गया। और पहला वाला क्या हो गया? मजबूत तर्क हो गया। अब चलो इसको बताओ। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न दे दिया। क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को वापस बुला दिया जाना चाहिए? हां, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों और सुविधाओं आदि को भूल जाना चाहिए। ये बिल्कुल थर्ड क्लास का आर्गुमेंट है, थर्ड कैटेगरी का है। क्यों? हर व्यक्ति एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव होने के नाते उसे मान, सम्मान, खोज सब कुछ करने का अधिकार है। मातृभूमि की सेवा करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी एक टाइटल होता है, एक लाइन है। कभी भी अगर इस तरह का आपको निबंध या कहीं लिखना हो तो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, जननी और जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। इसका मतलब यह हुआ कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं, और यह सच भी होना भी चाहिए। लेकिन जो यहां कह रहा है, उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों, सम्मानों और सुविधाओं आदि को भूल जाना चाहिए। इसलिए तर्क क्या है? कमजोर और थर्ड कैटेगरी का है। दूसरा, नहीं, हमारे पास पर्याप्त प्रतिभाएं हैं, अतः वे जहां चाहें वहां रहने देना चाहिए, यह भी एक कमजोर है, यानी थर्ड कैटेगरी का आर्गुमेंट है। तो बोथ आर वीक आर्गुमेंट। अब हमारे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपके नेटवर्क में आ रहा होगा। ये वाला प्रश्न, इसको सॉल्व करिए।
हमारे देश में मांसाहारी भोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हाँ, यह महंगा है। अरे महंगा है तो क्या हुआ, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा, खाएगा। आप भोजन पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई कुछ नहीं खाता, फलाहारी है, कोई ऐसा है हवा पी के रहता है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। हाँ, यह महंगा है। महंगा है तो क्या हुआ, महंगा सस्ता तो ये लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है ना। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, महंगा सस्ता तो क्वालिटी के हिसाब से होगा ही, हमेशा बिकता है। लोग डेमोक्रेसी में, देशों में पहले भी बिकता था। बाहर से इत्र आते थे, है ना। अंग्रेज जब ब्रिटिश आए, अच्छी अच्छी वाइन लेके आते थे, महंगी वाइन लेके आते थे, लोग यहां पीते थे, उनको बेचते थे, जो राजा महाराजा थे खरीदते थे। यह महंगा है और इसलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों की आर्थिक पहुंच से बाहर है। अधिकांश लोगों की आर्थिक पहुंच से बाहर है तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है वो खा ही नहीं सकते। तो पहला वीक आर्गुमेंट नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कुछ भी लिख दिया ना, कुछ भी, तो फिर गलत हो गया। कि अगर किसी डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में अगर यह हो जाए कि कुछ भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, फिर तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये वाला भी कमजोर है। बोथ आर वीक आर्गुमेंट। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? उसने अल्ट्रासोनोग्राफी को प्रतिबंधित करने को नहीं कहा है, ध्यान सुनना। उसने ये नहीं कहा कि कोई गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड होने ही ना पाए, ये नहीं कहा है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो कई चीजें पता चलती है ना। कई बार जो कार्ड होता है ना, जिसे नाड़ा कहते हैं, बच्चे के गले में लिपट जाता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। कई बार बच्चे का स्ट्रक्चर घूम जाता है ना। कई बार बच्चे की जो नब्ज है, नाड़ी है, दिल की धड़कन है, वो कमजोर होती है। तो मेडिकल साइंस में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद अगर कोई बीमारी पता चलती है तो मां के गर्भ में रहते रहते ही उस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है ना। तो यहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी को उसने नहीं मना किया, उसने लिंग निर्धारण परीक्षण, जैसे होता है ना, बच्चा जब लगभग 3.5 या 3.25 महीने के आसपास होता है तो उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल, है ना। तो उस पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। तो कह रहा है हां, यह विवेकहीन तरीके से बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और अंततः सामाजिक असंतुलन को बढ़ा देगा। फर्स्ट इज द राइट। भाई जैसे से क्या बात है, लिंग परीक्षण होगा और पहले पता चल गया तो चूंकि भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा खतरनाक टाइप का है। खतरनाक मतलब यह है कि आज के टाइम में, अभी कुछ दिन पहले एक सर्वेक्षण आया था, आप बिलीव करिए मेरा, जैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनके 2 बेटे थे, 1 बेटा था, या 3 बेटे थे, 4 बेटे थे, बेटियां नहीं थी। इसके बावजूद जो माता पिता थे वो बिल्कुल असहाय स्थिति में थे। क्यों? क्योंकि कोई ये फोकस करने वाला नहीं था। कई ऐसे भी परिवारों का सर्वेक्षण है जिनकी केवल बेटियां थी। केवल बेटियां थी तो माता पिता को थोड़ा सा उनके पालन पोषण, शिक्षा और व्यवस्था करने में कठिनाई होती है, नो डाउट। लेकिन वो माता पिता जिनके बेटियां ही बेटियां थी, उनका जीवन अंतिम समय भी ना बड़े अच्छे से गुजरा, क्योंकि उन्होंने उनका ध्यान रखा। पहली बात। दूसरी बात, अब इन सब पे बहस बंद हो जानी चाहिए। आपने सोसाइटी और सोशल इशू में पढ़ा होगा। बहस इसलिए बंद हो जानी चाहिए कि आप मेडिकल का डेटा उठा के देख लो, जो नीट का एग्जाम होता है, या आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पी, या स्टेट, किसी राज्य का नाम नहीं लेते, स्टेट पीसीएस का आप रिजल्ट देख लो, या आप टीचिंग का जो सीटेट क्या क्या होता है मास्टर वाला, उसका देख लो, या यूपीएससी का देख लो। लड़कियां तो धुआंधार अधिकारी बन रही है ना। तो अब ये होना नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि ऐसा होता है। विवेकहीन तरीके से बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए पहला आर्गुमेंट मजबूत है। दूसरा, नहीं, लोगों को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। अजन्मे बच्चे के बारे में भाई क्या जानने का अधिकार है? अब बच्चा है पेट में तो जाहिर सी बात है बच्चा ही होगा, उन्हीं का बच्चा है, मतलब जिनका बच्चा है
मेरे कहने का कुल मिला के मतलब यह है कि बच्चे के बारे में जानने का अधिकार, आपको तो पता ही आपका बच्चा है ना, तो उसमें जानने का क्या अधिकार है। इसलिए फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट एंड सेकेंड इज वीक। ये वाला ऑप्शन सही है, ये प्रश्न ऑप्शन सही है। अब थोड़ी सी कठिन परीक्षा हो गई है आप लोगों की। क्या हमारे विद्यालयों में, याद रखना, कॉलेज नहीं लिखा है, यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, दिल से नहीं दिमाग से पढ़ा करो। कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं लिखा है, कॉलेज भी नहीं लिखा है, विद्यालय लिखा है, दैट मीन्स स्कूल। क्या हमारे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह पूछा गया है ना। तो पहला तर्क नहीं, हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल यह बात सही है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आएगा। आपको उस दिन बताया था कि हां होने से कोई स्ट्रॉन्ग, नहीं होने से कोई कमजोर नहीं हो जाता, वो उसके बेस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, हां धार्मिक शिक्षा बच्चों के भीतर नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक होती है, बिल्कुल यह भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। पहला भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। तीसरा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये विद्यालयों के बात में कर रहा है ना। अगर विश्वविद्यालय की बात करता, कॉलेज की बात करते, यानी जो बच्चे मेच्योर हो गए, एडल्ट हो गए, एडल्ट की बात नहीं कर रहा, वो मेच्योर वयस्क की बात नहीं कर रहा, वो तो बच्चों की बात कर रहा। आपको पता है, अभी आप भारत के किसी शहर में, एक दो शहर छोड़ दिया जाए, एक दो शहर, ज्यादा नहीं, तो आप मैक्सिमम शहरों में जाएंगे तो देखेंगे जैसे लोग जा रहे हैं, केला खाए, केला देखा है खाते हुए, छिलका छिलते हैं, खाते हैं और फेंक देते हैं। मूंगफली खरीद लेंगे, ऑटो रिक्शा में बैठ जाएंगे या इलेक्ट्रिक रिक्शा में, एक एक मूंगफली अंदर करते जाएंगे और छिलका बाहर फेंकते जाएंगे। आपने नोटिस किया ही होगा। कागज लिए हैं, मान लिया कागज में लिखा है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी हो, अब पढ़ लिए, काम तो हो गया, फिर कागज को फाड़ा, फाड़ के फेंक दिया सड़क पर। आपने नोटिस किया होगा। आप में से भी बहुत लोग ये नेक काम करते होंगे, है ना। यानी अकेले जा रहे हैं, देखे कल वो कोई नहीं तो कोई भी चीज लिए, तो अगर कूड़ा है तो फेंक देते हैं। पता है क्यों? जबकि स्वच्छता की बात हर जगह कही जाती है, किताबों में भी पढ़ाया जाता है। स्वच्छता हमारे लिए एक मुद्दा भी है भाई, ह्यूमन लाइफ के लिए एक मुद्दा तो है ही है। अगर इसी स्वच्छता को, ध्यान से सुनना, अगर इसी स्वच्छता को धर्म से जोड़ दिया जाए, धर्म से, तो आप मेरा यकीन करें, अगर बचपन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं, चारों के धार्मिक गुरुओं को या जो छोटे बच्चे उनके स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, उस धर्म की शिक्षा में एक बात समाहित कर दिया जाए कि गंदगी करने पे, गंदगी करना ऊपर वाले की नजर में सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। आप मेरा यकीन करें, सबकी बात तो नहीं करता, पर मैक्सिमम पीपल 70 to 80% जब बड़े होंगे तो उनके मन में हमेशा ये रहेगा गंदगी करना पाप है। अब आप ये पूछेंगे कि ये बात मैं इतने दावे से कैसे कह सकता हूं, उसका मैं आपको एक एविडेंस देता हूं। आपको याद होगा, हम लोगों ने जब डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा था, दिशा परीक्षण, तो उसमें पढ़ा था कि जो नॉर्थ पोल है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, वो ह्यूमन ब्रेन पे प्रभाव डालती है ना। यानी नॉर्थ साइड में हेड करके किसी को नहीं सोना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। अब चूंकि ये पौराणिक टाइम की बात है, उस समय के साइंटिस्ट को, लोगों को पता था, तो उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कि जब, खासकर हिंदू मैथोलॉजी में, कि जब किसी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उसका हेड नॉर्थ में और लेग साउथ में करके रखा जाएगा। सामान्य सी बात है, मरने के बाद कहीं भी लेग रहे, कहीं भी हेड रहे, क्या फर्क पड़ता है, पर उसको धार्मिक संस्कार से जोड़ दिया गया।
अब जब धार्मिक संस्कार से जोड़ दिया गया कि मृत्यु के बाद ही लोग नॉर्थ में हेड और साउथ में लेग करके सोएंगे या लेटाया जाएगा, तो क्या हुआ कि धार्मिक जब रीति रिवाज से जुड़ गया मृत्यु से, तो जीते जी लोग क्या कहते थे, या अभी भी कहते हैं कि नॉर्थ की ओर उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, दोष होता है, पाप होता है। मुझे याद है मेरी नानी भी यही कहती थी। मेरी नानी ने ये नहीं बताया कि नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड दिमाग प्रभाव डालता है, उसने कहा दोष होगा, पाप होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर धार्मिक शिक्षा में जैसे स्कूलों में छोटे बच्चों को दी जाती है तो नैतिक मूल्यों का विकास होगा, बशर्ते धार्मिक शिक्षा जो दी जाए उसको जो देने वाले लोग हों, विद्वान हों, उनका यह नैतिक कर्तव्य हो कि वो धार्मिक शिक्षा के जरिए वो नैतिक मूल्यों का विकास करें, है ना। तो जब नैतिक मूल्यों का विकास होगा तो बेहतर होगा, और यह बात स्कूल की दृष्टि में लागू नहीं होती। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला आर्गुमेंट देखिए, ये वाला कोई बात नहीं, बच्चा ऑप्शन में नहीं था तो क्या गलती कर देंगे क्या हम लोग। क्या विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर, ध्यान देना, माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए? नहीं, हमारी आवश्यकता सबके लिए रोटी की व्यवस्था करने की, ये तो एकदम कमजोर हो गया। हां, अपने बच्चों को बिना कंप्यूटर शिक्षा दिए, बिना, ये इसको कमजोर तर्क बना दिया। बिना कंप्यूटर, ये तो फिर वही अवश्य केवल निश्चित ही वाले शब्दों में आ गया ना। अगर यहां बिना ना होता, अगर यहां लिखा होता हां, अपने बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देकर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं, अगर यह लाइन होती तो स्ट्रांग हो जाता। क्योंकि यहां बिना लगा दिया, बिना मतलब एक्सेप्शन लगा दिया, अपवाद कि मतलब इसके बगैर धरती हिलेगी नहीं, इस वजह से क्या हो गया, गलत, कमजोर हो गया। कह रहा है क्या पुरुष और महिला दोनों की एक दूसरे से शादी के पूर्व चिकित्सीय जांच अनिवार्य होनी चाहिए? नहीं, यह किसी व्यक्ति की गोपनीयता का अतिक्रमण है, इसलिए इसे सहन नहीं किया जा सकता। ये गोपनीयता का अतिक्रमण है ही नहीं, क्योंकि गोपनीयता की जांच नहीं होती, चिकित्सीय जांच। दूसरा, हां, यह कदम ऐसे बच्चों के जन्म के जोखिम को कम करेगा जो गंभीर रोगों के साथ पैदा होते हैं। सेकेंड इज द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो। आप में से बहुत लोग, या मैं मानता हूं कुछ लोग, एक सब्जेक्ट है एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, 4th पेपर जनरल स्टडी का जो मेंस में है। अगर आपने उसे पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आज मैं बता देता हूं। उसमें 2 टर्म है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, है ना। अभिवृत्ति और अभिरुचि 2 शब्द होते हैं। कहा जाता है जो एप्टीट्यूड है वो बाई बर्थ होता है। बाई बर्थ का मतलब जो माता पिता का मेंटल लेवल है, एजुकेशन लेवल की बात मैंने नहीं की, मेंटल लेवल की बात कही है, वो बच्चे में बाई बर्थ ट्रांसफर होता है। ये सच है। कारण क्या है, सेब के पेड़ पे आपने सेब का फल ही देखा होगा, अमरूद के पेड़ पे अमरूद का ही फल होगा।
ऐसा नहीं है कि आपने अमरूद के पेड़ पे सेब और सेब के पेड़ पे आपने अमरूद देखा हो। खूब ध्यान सुनना, आज के टाइम में क्या होता है, अंधी दौड़ है, लोग विवाह कर लेते हैं। जिस तरह ब्लड ग्रुप होता है, ये जो नाड़ी होती है, नाड़ी, पल्स रेट, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, पारिवारिक जेनेटिक बीमारियां भी होती है, जैसे किसी परिवार में शुगर हो रहा है जिसे कहते हैं डायबिटीज, या बेटेल्को एक होता है। ये कई ऐसे रोग होते हैं जो जन्मजात ट्रांसफर होते रहते हैं। तो हकीकत है, पहले मुझे याद है कि लोग कुंडली मिलाते थे, नो में की कुंडली मिल गई, अब शादी हो गई, सारे गुण मिल गए। मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा, मैं चिकित्सीय परीक्षण की बात कर रहा हूं। जब चिकित्सीय परीक्षण होगा पूरी तरह से, सारे फंक्शनल टेस्ट होंगे, तो उसमें पता चलेगा इस ग्रुप से इस ग्रुप का ये जनरेशन होगा। हां, रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैं आपको ये बता दूं, और मैंने देखा भी है, ये सच है कि एथिक्स में कहा जाता है, इंटीग्रिटी में, एथिक्स में पढ़ाया जाता है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बारे में, कि एप्टीट्यूड बाय बर्थ होता है। पर मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एप्टीट्यूड बाय बर्थ होता है, इसको मैं डिनाई नहीं करता, पर मैं ये मानता हूं कि एप्टीट्यूड का विकास किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अपने सोच को उच्च लेवल पे रख करके, अपने आसपास के एनवायरमेंट को हाई लेवल पे रख करके। एक बार एक बच्चे ने कहा, सर हम चलिए बहुत अच्छा एप्टीट्यूड कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, अमरूद हैं तो अमरूद ही रहेंगे, सेब थोड़ी बन जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा, अमरूद ही रहोगे, लेकिन फिर आप इलाहाबादी अमरूद बनोगे। प्रयागराज, अब तो प्रयागराज है, प्रयागराज में अमरूद होता है, इलाहाबादी अमरूद जिसे कहते हैं, वो हल्का हल्का रेड रेड टाइप का रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में एप्पल से ज्यादा कीमत पे बिकता है। तो मैंने कहा आप अमरूद ही सही, पर अपनी कीमत को इतनी बढ़ा लो कि आप सेब से अच्छे हो जाओ। तो कहने का मेरे मतलब है कि चिकित्सीय परीक्षण जो होता है वो बच्चों के जन्म के जोखिम को कम करेगा जो गंभीर रोगों के साथ पैदा होता है। दिस इज राइट, ठीक है। और शेष तो आप लोग खुद ही बाबा हो, आपके कमेंट बताते हैं कि मेरे बताने से पहले ऑलरेडी आप बाबा हो, आपको पूरे संसार की जानकारी है और ये सारा नियम कानून जानते भी हो। फिर भी चूंकि प्रश्न मैंने दिया है इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, और खुशी की बात है कि आपको जानकारी है। ये प्रश्न करो, इकोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ रोजी परवीन, मुझे पता है अमरूद सच में एप्पल से महंगे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, इलाहाबादी अमरूद। क्या भारत को अपनी सभी नदियों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय जल ग्रिड का विकास करना चाहिए? ये आपके सामने एक कथन है, एक टास्क है, आपको पक्ष विपक्ष में बोलना है। नहीं, यह एकदम संभव नहीं है, एकदम। लाइन तो पढ़ा करो पूरा, तो ये तो वैसे भी गया। दूसरा, हां, यह आवश्यकता वाले स्थानों तक उपलब्ध अतिरिक्त जल की समुचित आपूर्ति करने के कारण संपूर्ण देश के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। सेकंड इज ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। संपूर्ण देश की बात कर रहा है बेटा, संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसी ग्रिड का हम निर्माण करेंगे तो संपूर्ण देश को लाभ होगा। जैसे किसी एरिया में बाढ़ आती, संपूर्ण की वजह से ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये नेक काम तो आप बहुत लोग करते हो, है ना, और उसी से संबंधित प्रश्न है। अब आप इसको देख लो कि ये कैसे हैंडल होगा, ये वाला। क्या वस्तुओं को किस्तों पर खरीदना ग्राहक के लिए लाभप्रद है? यह सवाल आपसे पूछा है, आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहता है। फिर उसने दो आर्गुमेंट दे रखे हैं, आपको देखना है कि ये दोनों आर्गुमेंट सीरियस हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं या नॉन सीरियस टाइप के हैं। हां, उसे कम पैसा देना पड़ता है, गलत, ठीक है। दूसरा, नहीं, किस्तों में पैसा देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है, यह भी गलत।
किस्त देते इसलिए हैं कि परिवार का बजट सही चलता रहे, थोड़ा थोड़ा करके जाए, है ना। और कम पैसा देना पड़ता है, ये बात भी गलत। तो बोथ आर रॉन्ग आर्गूमेंट, दोनों क्या है, कमजोर आर्गूमेंट की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक को वास्तव में हैंडल कैसे करना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से। कल, परसों और कल के क्लास में हम लोगों ने अवधारणा सीखा था। कल हाफ क्लास के बाद यानी लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने कथन और तर्क पे डिस्कस किया था। 2 प्रश्नों से ही कथन और तर्क को आप लगभग समझ गए थे। एक तो पहला विवाह वाला, दूसरा परिवार वाला। उसके बाद जितने प्रश्न थे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, और प्रैक्टिस करते वक्त कई बार गलतियां होती है और कई बार सही भी होता है। तो आप इससे ना घबराया करें कि आपसे गलती हुई या आप ऑप्शन क्लिक करने में गलत कर गए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है और न ही दुखी होने की, क्योंकि जो गलत करेगा वही सही करेगा, क्योंकि उसे पता कैसे चलेगा। दूसरी बात, अब हम लोगों ने कथन और अवधारणा पढ़ लिया, कथन और तर्क। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कथन और निष्कर्ष। अब सवाल यह है कि कथन और निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, मैं आपके दिमाग में अभी थोड़ा सा डाल देता हूं। फिर जब कल क्लास शुरू होगी तो आप प्री, जैसे कहते हैं, मेंटल लेवल पे अटैच होंगे। प्री मेंटल लेवल अटैचमेंट का मतलब आपको पहले से पता रहेगा कि हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कथन और तर्क, निष्कर्ष क्या होता है, यानी जो कथन कहा गया है उनमें शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे किंतु, परंतु, यदि, लेकिन, इसलिए, अतः, अंततः, अतएव। इस शब्द होते हैं, इनका जब प्रयोग होता है तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। कई बार ऐसे भी शब्द होते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। आपने हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकाय, वा खाए बौरात है, वा पाए बौराए। इस तरह एक और आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पानी के अलग अलग टर्म में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वहां पे भी कनक कनक जो 2 बार आया है, एक कनक सोना है और एक धतूरा है, नशे वाला। इस तरह आपको याद होगा जब हम लोगों ने वेन डायग्राम की क्लास लिया था तो वहां पे जब सोना चांदी और जेवरात कराया था तो मैंने एक टर्म लिखा था सोना। सोना, अब अगर कोई आपसे कहे सोना तो सोना के कई अर्थ निकलेंगे। सोना मतलब स्लीपिंग, सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब किसी का नाम हो सकता है, और चौथा समझ तो गए ही होगे, बाबू सोना। तो यानी सोना कहने पे लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें आएंगी और कई तरह से अर्थ निकालेंगे। तो जिसकी जितनी अपनी समझ होगी उस हिसाब से निकालेगा। तो कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे कथन होगा, कथन के शब्दों को पढ़ेंगे, कथन के बीच में जो शब्द प्रयोग हुए होंगे उनका मतलब निकालेंगे, और यह बताएंगे कि यह शब्द यहां लग गया इसलिए यह अर्थ निकला, और यही शब्द यहां लगता तो यह अर्थ निकलता, है ना। जैसे सोना के साथ कोई कह देगा स्लीपिंग इंग्लिश में, तो आप समझ जाओगे सोना, सोना मतलब सोना। सोना इज ए गर्ल, एक लड़की का नाम है, तो आप समझ जाओगे एक लड़की है जिसका नाम सोना है ना। इस तरह सोना को बोलेगा सोना, सोना दैट मीन्स इट इज गोल्ड, तो आप क्या समझोगे, गोल्ड है। और केवल सोना बोलेगा, सोना होता है ना, सोना कितना सोना है, ये पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं ना सोना, सोना मतलब सुंदर, तो ये भी आता है। तो कल की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। तो कल अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।